नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब की करेंगे शुरुआत। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जुलाई में देश के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर। पहाड़ से मैदान तक बारिश से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में राहत और बचाव अभियान जारी। और फिट इंडिया मिशन के तहत मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। 1 घंटा खेल के मैदान में है थीम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जापान पहुंचने पर जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पिछले 11 सालों में भारत जापान साझेदारी ने निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब प्रयास होगा कि आर्थिक और निवेश संबंधों को नई ऊंचाई दी जाए और एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ाया जाए। भारत और जापान की दोस्ती कई दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बाद उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। वैसे तो भारत और जापान की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद में यहाँ पर जो सेंटिमेंट है उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। और भारत के कारोबारी इस दौरे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ ऐसे ही कुछ कारोबारी हैं जो कि बात करने के लिए इस वक्त। श्याम जी, थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा हुआ है मोदी जी की वजह से। भारतीय मिलेट्स कोई जानता नहीं था। जब से मोदी जी योगा दिन के सभी जितने भी पार्टिसिपेट हुए सबको मिलेट्स के ही प्रोडक्ट दिया जाता है। पहले कोई पानी पूरी को समझते, जब से मोदी जी ने अभय सन के साथ एक बार पानी पूरी खाई तो हर घर में पानी पूरी पहुंच गई जापान में। ट्रैवल टूरिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए। और कैसे क्या अब जापान के लोग भारत में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी बढ़ चुका है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 से। जब से उसके अंदर 200% से 300% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उनके आने से जापानीज़ लोग इंडिया में जाके कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। भारत और जापान के बीच में जो कारोबारी संबंध है वो कैसे मजबूत हुए हैं और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, भारत और जापान के संबंध जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने हैं। मैं भी यहाँ पर करीब 50 साल से हूँ, तो इसकी वजह से मैं जानता हूँ कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और इस पे जो अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी है कि वो जल्दी से जल्दी वो खोल सकते हैं और उसके कितने टैक्सेस और उस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से इसमें बिजनेस और बढ़ेगा। भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है वो इनके पास है, जो कि टेक्नोलॉजी है और पैसा है, और हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और जगह है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम और आगे ही बढ़ेगा। और आनंद जी, चूंकि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, ये जो भारत का स्वाद है वो कैसे विस्तार ले रहा है जापान में, थोड़ा सा बताइए। और मुझे पता चला है कि रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, पिछले 25 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। और पहले जापान में इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ करी और नान के लिए ही जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का यहाँ पे विजिट बढ़ रहा है, लोग नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह से अनिल जी, चूंकि आप तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं, आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये जो पूरा का पूरा कौन से प्रॉमिसिंग सेक्टर हैं जिसमें भारत और जापान के बीच में कारोबार और ज़्यादा बढ़ सकता है? प्रॉमिसिंग सेक्टर बेसिकली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ 53,000 इंडियंस हैं और मैक्सिमम आईटी में हैं।
इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं और टेक्नोलॉजी AI रिलेटेड सेक्टर्स बहुत सारे नए कंपनीज आएंगे अभी इंडिया जापान के कोलैबोरेशन में। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर जो सेमीकंडक्टर पर फोकस दिखने जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने जा रहा है, उसका असर भारतीय कारोबार पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा और आने वाले दिनों में दोनों ही देशों के बीच जो कारोबारी संबंध है वो कई गुना आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग एक बड़ा फोकस हो सकता है। भारत और जापान के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जापान यात्रा के दौरान इस सहयोग को लेकर अहम समझौते होने की उम्मीद है। विकसित भारत के सपने को जमीन पर साकार करने के लिए भारत ने मिशन मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के विकास को प्राथमिकता दी है। जापान इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत को सहयोग पर अपनी सहमति पहले ही जता चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इन दोनों ही सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साल 2014 में पीएम मोदी की पहली जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में इस रणनीतिक साझेदारी को कुछ और क्षेत्रों में विस्तार के संकेत दिए थे। As we expand common interests and forge new modes of collaboration, our strategic partnership will progress accordingly. Bilaterally, the Industrial Competitiveness Partnership, the Clean Energy Partnership and the Semiconductor Supply Chain Partnership all reflect the contemporary agenda. The goal is to promote reliable and resilient supply chains, trusted digital collaborations and secure green growth. I am confident that we will continue to think bold and act decisively to take it forward in an impactful way. आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक बड़े कदम के रूप में भारत ने हाल के वर्षों में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। इसका मकसद भारत को वैश्विक चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का हब बनाना है। इसी कड़ी में जापान के साथ बढ़ती डिजिटल साझेदारी भविष्य की तकनीक के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भारत ने 2001 में 76,000 करोड़ रुपए के भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। भारत की सेमीकंडक्टर विकास की यात्रा में जापान सबसे पहले सहयोगी देश के तौर पर सामने आया और अब ताइवान और दक्षिण कोरिया आगे आ रहे हैं। जापान का वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में 30% हिस्सा है, जबकि पार्ट्स और मटेरियल्स में यह हिस्सा 48% तक पहुंचता है। जुलाई 2025 में जापान के 60 सदस्यों की टीम ने गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का दौरा किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहली बार जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन शामिल होंगे। जानकार मानते हैं कि जापान की कंपनियां भारतीय युवाओं के टैलेंट और सरकारी रियायतों का फायदा उठा सकती हैं और भारत को जापान की एडवांस तकनीक का फायदा मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के बाद आई चिप कमी ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ऐसे में भारत जापान सहयोग रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। भारत की कोशिश है कि साल 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान बढ़ा करके 25% तक किया जाए और इसीलिए भारत और जापान के बीच जो सेमीकंडक्टर में समझौता है वो केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी ये मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को एक क्रेडिबल ऑप्शन भी देने की क्षमता रखता है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब और अन्य कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी स्थित राजभवन में ब्रह्मपुत्र विंग का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन और असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोलाब बोरबोरा के जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। अमित शाह ने कल गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में असम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की
अध्यक्षता की, जिसमें 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने और तैयारियों की समीक्षा की गई। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। बिहार की राजनीति की भी बात यहां कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में जातियों के साथ अब कानून व्यवस्था, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उभरे हैं। जंगल राज बनाम सुशासन की बहस तेज है, लेकिन इन सारे बहस मुहावजे के बीच एसआईआर का मुद्दा भारी पड़ रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर घमासान जारी है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी समीक्षा की जा रही है, जबकि विरोधी दलों का दावा है कि ये मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की एक कोशिश है। ये न सत्ता पक्ष का मुद्दा है न विपक्ष का मुद्दा है। कंफ्यूजन है कि ये विपक्ष का मुद्दा है, कतई नहीं। ये मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने की। ये मुद्दा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को सुरक्षित रखने का। ये मुद्दा है यहाँ के एक एक नागरिक का, चाहे वो पक्ष में हो या पक्ष में हो, उसकी आज़ादी और स्वतंत्रता का। इधर एनडीए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए बता रहा है कि फर्जी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना चुनाव आयोग का ये विधि सम्मत कार्य है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है। तो अगर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह है, या मृतक परिवार है, लड़की की शादी हो चुकी है, ससुराल चली गई है, 2-2 बच्चे उसके पास है, और सबका नाम अगर यहाँ पर आप रखेंगे एक जगह, वहाँ भी रखेंगे, तो मतदाता सूची में डबल जो नाम है, ट्रिपल नाम है, अगर उसको इलेक्शन कमीशन, अगर भारत का निर्वाचन आयोग अगर हटा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक से ज्यादा नकारात्मक है। एसआईआर ऐसा मुद्दा हो गया है, इसको मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और महागठबंधन ने इसको, अब पूरे देश में इसी मुद्दे को वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, प्रधानमंत्री बेईमानी करते हैं। लेकिन और तो अब तो ये हंसी का पात्र हो गया पूरा अभियान। महाराष्ट्र में जिस सूची की बात की थी, जिस एजेंसी ने से वो फीडबैक लेते थे, वही कहा कि ये तो हमारा डाटा गलत था, सॉरी फॉर, अब वही माफी मांग रहा है, जिस आधार पर पूरा एसआईआर का विरोध हो रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो बिहार और बंगाल में होने वाले चुनावों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि यदि सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरा नहीं गया तो इससे उनके मूल वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर मुद्दों की बात करें तो राज्य के सियासी तापमान में चर्चा सिर्फ एसआईआर की है। विपक्ष जहां एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी है, वहीं सत्ता पक्ष विगत के सालों में किए गए अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बोधगया में निदानी गांव के मतदाताओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जिलाधिकारी ने जवाब दिया है। जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट किया कि कई गांवों में गृह संख्या आवंटित नहीं होती है, जिसके कारण वोटर रोल में सांकेतिक गृह संख्या दी जाती है। उन्होंने लिखा कि जिन मतदाताओं का उल्लेख किया गया है सभी गांव में मौजूद हैं, सही वोटर हैं।
जिला अधिकारी ने मतदाताओं की वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें निदानी गांव के बूथ संख्या 161 के वोटर स्वयं स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर गांव के मकान संख्या 6 पर 947 मतदाताओं के होने का आरोप लगाया था। और अब मौसम से जुड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। तापमान में भी कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 सितंबर तक हर दिन बारिश होने का अनुमान जताया है। हरियाणा और पंजाब में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों की बस सेवाएं बाधित हुई हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 30 अगस्त को झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही लैंडस्लाइड से प्राकृतिक आपदा भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में अगले 6 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 29 अगस्त से लेकर 2 और 3 सितंबर को केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी और पौड़ी गढ़वाल जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और आपको बता दें कि बिजली गिरने की भी आशंका है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बात अब पंजाब की कर लेते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर, फाजिलका, रामदास, जालंधर, अजनाला में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ ने फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में गांव पानी में समा गए हैं। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए टीम तैनात की गई है। दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत कार्य और तेज करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। भारत की औद्योगिक उत्पादन जुलाई में 3.5% बढ़ गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई थी। आईआईपी के 3 प्रमुख घटकों में से विनिर्माण जुलाई में 5.4% बढ़ा, जबकि इससे पिछले महीने इसमें 3.7% की वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। इस साल जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर पहुंच गया है। विनिर्माण क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 3.9% की वृद्धि देखी गई थी। हालांकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसी के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की खास बात यह है कि किसान 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से हासिल कर सकते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वेनेजुएला के संयुक्त राष्ट्र राजदूत सैमुअल मोनकाडा ने संयुक्त राष्ट्र के से दक्षिणी कैरेबियन और आसपास के जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बारे में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला किसी के लिए खतरा नहीं है। और आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं और टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो पहुंचे थे। अब होटल में उनका भव्य स्वागत किया गया है कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। जापान लेके स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। आपसे मिलकर बहुत
मोदी जी प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय मोदी जी। भारत माता की मोदी मोदी मोदी। भारत माता की। अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। जपानिलेಗೆ स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। मोदी जी तेरा नाम रहेगा। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय मोदी जी। भारत माता की मोदी मोदी मोदी।
अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। जपानिलेಗೆ स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए, हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय मोदी जी। भारत माता बहुत अच्छा मोदी मोदी मोदी। अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। तो जापान दौरे पर पहुंचे
तो जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से वहां स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय का उत्साह देखते ही बन रहा था। साथ ही वहां स्थानीय लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी पेश की है। आगे का आपको एक एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ा देते रहेंगे। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए इस बुलेटिन में। नमस्कार।